ओके। तो जैसा कि चैप्टर का नाम ही है कि मैथमेटिकल मेथड्स इन फिजिक्स। तो इस चैप्टर के अंदर हमको बेसिकली ये देखना है कि फिजिक्स के अंदर कौन से मैथमेटिकल टूल्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और ये टूल्स जो है वो उनका उनको डेवलप करने का रीज़न क्या है, क्यों ये टूल्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं और किस तरह से ये टूल्स यूज़ किए जाते हैं, ये सब भी हमको इसी चैप्टर के अंदर देखना है। जिसके अंदर कई सारे मैथमेटिकल टूल्स आते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो टूल है वो है वेक्टर्स, वेक्टर अलजेब्रा। ये एक बहुत बड़ा टूल है, इम्पोर्टेंट टूल है फिजिक्स के अंदर। ऑलमोस्ट हर चैप्टर के अंदर हमको ये टूल लगता है। और ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस के लिए। तो बेसिकली क्या है ना कि इस चैप्टर के अंदर हमको बहुत सारे जो मैथमेटिकल टूल्स है, जिसमें वेक्टर्स सबसे पहला आता है। उसके बाद आ जाता है डेरिवेटिव, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टूल है फिजिक्स के अंदर, इसको यूज करना पड़ता है। और तीसरा टूल है इंटीग्रेशन। ठीक है, ये तीनों टूल्स हमको इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने हैं। और ये टूल्स डिस्कस करने के बाद फिजिक्स के अंदर का एक बहुत अच्छा एक सॉलिड फाउंडेशन तैयार होता है, जो कि हम बहुत सारे आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर उसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि देखो, फिजिक्स के अंदर जो एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व करने के लिए आपको जो आते हैं, तो ये एमसीक्यूज के अंदर मोस्टली ये मैथमेटिकल टूल्स यूज करना ही तुम्हारी तरफ से एक्सपेक्टेड होता है। और ये टूल्स जब तुम सीख जाते हो, तो तुमको ये इफेक्टिवली उसको यूज करना जब सीख जाते हो, तो कितने भी जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं
तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी तुम बहुत इजीली और बहुत अच्छी तरह से टैकल कर सकते हो. So let us start with the second chapter in our syllabus, that is about the mathematical methods, or we can say mathematical tools in physics. जिसमें सबसे पहला वेक्टर्स, ये जो टूल है या मेथड है, ये हमको डेवलप करना है. बेसिकली सवाल पैदा होता है कि वेक्टर्स की जरूरत ही क्या है. व्हाट इज द बेसिक नीड ऑफ वेक्टर अलजेब्रा. ठीक है, जबकि हमारे पास ऑलरेडी इतना बड़ा मैथमेटिक्स है. मैथमेटिक्स के अंदर हमको बहुत सारे जो मीन्स जो ऑपरेशंस है उनका हम सॉल्यूशंस ढूंढते हैं. जैसे कि अगर दो नंबर्स है या दो क्वांटिटीज है, उनको ऐड करना, उनको सब्ट्रैक्ट करना, उनको मल्टीप्लाई करना, या किसी ने दो नंबर्स को डिवाइड करना, और बहुत सारे ऑपरेशंस जो है वो हम ऑलरेडी मैथमेटिक्स के अंदर देखते हैं, नो डाउट. बट फिर ये वेक्टर्स के जैसा जो नया ब्रांच जो है वो मैथमेटिक्स के अंदर खोलने की ज़रूरत ही क्या है, या फिजिक्स के अंदर उसका यूज़ क्या है. तो वो हम अब सबसे पहले देखेंगे. क्योंकि क्या होता है कि फिजिक्स का नेचर ही ऐसा है. फिजिक्स के अंदर जो क्वांटिटीज़ है, उन सभी क्वांटिटीज़ का नेचर ही ऐसा है. जो कुछ क्वांटिटीज़ जो है वो एक नंबर्स के जैसे बिहेव करते हैं, मस्त नंबर्स के जैसे बिहेव करते हैं, जैसा कि वेट या मास होता है. तो जब हम देखते हैं कि अगर सपोज एक 5 किलोग्राम का मास है, उसके अंदर अगर 3 किलोग्राम का मास हम ऐड कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली 8 किलोग्राम का मास बन जाता है. बिल्कुल. तो 5 + 3 becomes equal to 8. In the same way, if we have suppose the mass of 20 gram, and suppose we remove a mass of 5 gram from it, तो 20 ग्राम में से अगर 5 ग्राम हम हटा देते हैं, तो ऑटोमेटिकली 15 ग्राम बच जाता है. तो ये हम समझ सकते हैं कि ये जो नंबर्स के कैलकुलेशंस है, whereas we can consider the quantities just like same as the numbers, real numbers. And जो quantities real numbers के जैसे behave करते हैं, ऐसे quantities को scalars कहा जाता है. Scalars. ठीक है. Scalars means we can say the quantities which they just behave like numbers, the quantities which require only magnitude for the complete expression, complete description. जैसे अगर सपोज मास है, या डेंसिटी है, या टाइम है, या इवन ये सब जो क्वांटिटीज है, तो ये सब क्वांटिटीज का पूरी तरह से आइडिया मिलने के लिए हमको उनका सिर्फ नंबर, मतलब नंबर में वैल्यू पता होना या मैग्नीट्यूड पता होना सफिशिएंट है. तो उससे हमको ये पता चल जाता है कि वो नंबर्स जो है या वो क्वांटिटीज जो है वो कितने बड़े या कितने छोटे हैं. वी कैन कंपेयर देम, वी कैन ऐड देम, वी कैन सब्ट्रैक्ट देम, वी कैन मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऑल these थिंग्स कैन बी डन. बट कुछ क्वांटिटीज ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में नहीं आते, ऐसे कैटेगरी में नहीं आते. वो क्वांटिटीज, इनको डायरेक्शन भी होता है. ठीक है ना. अलॉन्ग विद द मैग्नीट्यूड, दे रिक्वायर डायरेक्शन ऑल्सो फॉर देयर कंप्लीट एक्सप्रेशन. एंड सच क्वांटिटीज आर ओनली कॉल्ड एज द वेक्टर्स. उनको वेक्टर्स कहा जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे देख सकते हो, ये सबसे पहला उसका एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट. फिजिक्स के अंदर हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं. तो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द इट्स द चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी. कोई भी बॉडी जब पोजीशन चेंज करता है, तो समझो एक बॉडी है, वो यहाँ पे हमने यहाँ से उसको यहाँ पे उठा के रखा. तो जैसे हम वो उसका पोजीशन चेंज करेंगे, तो वट एवर चेंज इन दिस पोजीशन विल बी कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट. और सिंपली वी कैन से द straight line or straight distance or shortest distance between its initial position and the final position is actually called as the displacement. करेक्ट है. तो ये डिस्प्लेसमेंट का सीधा डेफिनेशन है. तो होता ऐसा है ना कि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमको, चलो ठीक है, एक एक बॉडी जो है उसका डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 5 मीटर हो गया, इतना सिर्फ हमको अगर बताया जाए, तो ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होता है, कंप्लीट नहीं है. क्योंकि वो 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में हुआ, वो हमको नहीं पता, बताया गया है. तो जब तक हमको ये बताया नहीं जाता कि वो क्वांटिटी का जो मतलब उस बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कौन से डायरेक्शन में 5 मीटर हुआ है, तब तक हम पूरी तरह से उसको विजुअलाइज नहीं कर पाते. वो बॉडी एग्जैक्टली कहाँ पे होगा, किस लोकेशन पे होगा, वो एग्जैक्ट विजुअलाइज करने के लिए ये ज़रूरी है कि वो बॉडी का जो डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमको पता होना ज़रूरी है. इसीलिए डिस्प्लेसमेंट इज रिगार्डेड एज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो देखो हम अभी तक हमको ये तो समझ में आ गया है कि ऑलरेडी फिजिक्स के अंदर बहुत इतने सारे क्वांटिटीज है. उनमें से कुछ क्वांटिटीज जो है वो स्केलर क्वांटिटीज कहलाते हैं, और कुछ क्वांटिटीज जो है वो वेक्टर क्वांटिटीज कहलाते हैं. दो टाइप के कैटेगरीज, दो टाइप के जो क्वांटिटीज है वो फिजिक्स के अंदर होते हैं.
एक ऐसे जिनको मैग्नीट्यूड सफिशिएंट होता है, जिनको एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड सफिशिएंट है। लेकिन ऐसे क्वांटिटीज है जिनको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी जरूरी है। ऐसे क्वांटिटीज को एक्चुअली हम वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। तो वेक्टर quantities are those which require magnitude as well as direction for their complete expression and or description. And displacement is the best example of that. Velocity is also the example of the same. जैसे देखो, अगर वेलोसिटी, अगर सपोज कोई ट्रेन के लिए कोई पैसेंजर्स जो है वो वेट कर रहे हैं, और अगर सपोज उनको सिर्फ इतना बताया जाता है कि द ट्रेन विच यू आर वेटिंग फॉर इज जस्ट मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, बस उतना ही बताया गया, लेकिन ये ट्रेन कौन से डायरेक्शन में जा रहा है वो पता नहीं है। तो उस इंफॉर्मेशन का पैसेंजर्स के लिए कोई फायदा नहीं है। उस इंफॉर्मेशन, ये एक इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हम बोल सकते हैं, क्योंकि जब तक ये पता नहीं चलता है कि वो ट्रेन आ रहा है या जा रहा है, या वो एग्जैक्ट कौन से डायरेक्शन में वो मोशन में है, तब तक वो हमको विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं। वो हम ट्रेन को पूरी तरह से कंप्लीट हमको आइडिया नहीं मिलेगी कि वो ट्रेन एग्जैक्टली कौन से डायरेक्शन में या किस स्पीड से मूव कर रहा है। स्पीड से सिर्फ हमको ये पता चल गया कि कितना फास्ट वो दौड़ रहा है, लेकिन कौन से डायरेक्शन में दौड़ रहा है वो जब तक पता नहीं चलता है, तब तक वो इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट कहलाता है। और इसीलिए वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी कैन बी रिगार्डेड एज अ वेक्टर क्वांटिटी। रिमेंबर, इवन acceleration also requires direction for the complete expression. Even the force also is a quantity which is like a vector quantity, because we can say, अगर सपोज कोई बॉडी के ऊपर अगर 5 न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है, बस अगर इतना आपको अगर बता दिया जाए, तो हम आपको वो फोर्स को तुम विजुअलाइज नहीं कर सकते हो। तो उसका रीजन यही है कि कौन से डायरेक्शन में ये फोर्स काम कर रहा है वो आपको नहीं बताया गया है। जब आपको ये पता चलेगा कि द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इन द राइट डायरेक्शन, सपोज राइट वर्ड्स काम कर रहा है, तो तुम उसको इमेजिन कर सकते हो आराम से। या द फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन द बॉडी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, वी कैन इमेजिन द फोर्स एंड ऑल्सो द मीन्स डायरेक्शन ऑल्सो। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ये दोनों जब जरूरी होते हैं, तो उसको वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। The other way to say, and there are many quantities in physics which require direction as well as magnitudes, and they fall into the category of vectors. And that's why the vector quantities have to be studied separately, because they cannot be added like numbers. नंबर्स के जैसे हम उनको ऐड नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर सपोज 5 न्यूटन का फोर्स और 4 न्यूटन का फोर्स नीड नॉट टू बी 9 न्यूटन ऑलवेज। हमेशा ही वो फोर्स जो है 5 न्यूटन का और 4 न्यूटन का, दोनों फोर्स अगर काम कर रहे हैं एक ही बॉडी के ऊपर, तो वो हमेशा ही 9 न्यूटन रहेंगे, जरूरी नहीं है। मीन्स वो जो एडिशन जो है ये दोनों फोर्सेस का, वो कभी सब्ट्रैक्शन में भी बदल सकता है, तो कभी एडिशन में भी बदल सकता है। बिल्कुल, अब हम आगे आगे चल के इस चैप्टर के अंदर देखेंगे कि किस तरह से दो वेक्टर्स जब ऐड होते हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो हमेशा 9 होना जरूरी नहीं है। इट कैन बी either like it can be means between the two fixed values। तो इसलिए ये फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबल है। और इसीलिए होता है ऐसा है ना कि ये वेक्टर क्वांटिटीज का एडिशन, वेक्टर क्वांटिटीज का सब्सट्रैक्शन, उनका प्रोडक्ट, तो ये सब चीज़ें उनके ऊपर के जो ऑपरेशंस है, ये ऑपरेशंस किस तरह से करने होते हैं, ये हमको सेपरेट सीखना ज़रूरी है। और इसीलिए ये चैप्टर आपको इस सिलेबस के अंदर इंक्लूड किया हुआ है वेक्टर्स के बारे में, और मैथमेटिकल टूल्स के अंदर ये वेक्टर्स इसीलिए इंक्लूड किया हुआ है। सो अभी लेट अस सी द इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स। व्हाट इज वेक्टर्स बेसिकली? तो अच्छा, अभी आप सभी को बोर्ड दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो ये बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको? यस। सो बेसिकली what is vectors actually? वेक्टर माना क्या?
ओके, देखो ठीक से। तो अगर सपोज हमारे पास एक क्वांटिटी है, जस्ट लाइक वेलोसिटी, तो वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट या कोई भी क्वांटिटी जो वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक एरो के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो एवरी वेक्टर क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ठीक है ना, विच इज द लाइक यस। सो बेसिकली see here, if we have this arrow, then this arrow is called as the vector. तो कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी जो होता है, वो हमेशा इस तरह के एरो से एक्सप्रेस किया जाता है, एक एरो के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है। एंड दिस एरो विल बी कॉल्ड एज द वेक्टर, एंड दिस एरो इज गिवन द नेम्स लाइक ए बार और बी बार एंड सी बार, लाइक दैट। तो इस तरह से इसको हम बोल सकते हैं ए बार, इस तरह से। या अगर सपोज एक दूसरा एरो हमारे पास है, जो इस तरह से हमने ड्रॉ किया है। अब देखो ये एरो का लेंथ थोड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए ये अलग एरो हो गया। तो इट इज़ अ डिफरेंट वेक्टर, वी कैन कॉल इट एज बी बार इन दिस वे। So actually vectors are always expressed as a symbol, or we can say the capital letter with a arrow over its head. तो इस तरह से ये जो है ये सिंबॉलिक फॉर्म है किसी भी वेक्टर को एक्सप्रेस करने का, याद रखो ठीक से। तो अभी हम ये देख सकते हैं कि जैसे ये वेक्टर्स हम देखते हैं, तो वेक्टर्स को नाम देने के लिए हम या तो सिंगल लेटर यूज कर सकते हैं, या तो कभी कभी वेक्टर्स को इस तरह से नाम दिया जाता है उनके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के हिसाब से। अगर सपोज ये वेक्टर है, ये स्टार्ट होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट से, जिसको हम बोल सकते हैं ए, और एंड करता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिसको हम बोल सकते हैं बी। तो इस वेक्टर को हम स्पेशली इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए बी बार, रिमेंबर, ए बी बार, ये उसका नाम हो गया। नाउ हियर दिस वेक्टर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एंड पॉइंट्स, वी कैन से। तो ये एंड पॉइंट जो है, ये इनिशियल पॉइंट है, और ये जो है वो फाइनल पॉइंट है वेक्टर का। तो इसको बोलते हैं हेड, सॉरी टेल ऑफ द वेक्टर, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज द हेड ऑफ द वेक्टर। याद रखो ठीक से, हेड और टेल, ये दो चीजें हैं, ये हमको समझनी है ठीक से। तो हेड मतलब जहाँ पे ये वेक्टर जो है वो एंड करता है, और टेल मतलब जहाँ पे वो स्टार्ट करता है। दिस पॉइंट विल कैन आल्सो बी कॉल्ड एज द इनिशियल पॉइंट ऑफ द वेक्टर, initial point, remember. And the second point b here will be called as the terminal point of the vector, remember, terminal point, remember। तो इस तरह से वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए किस तरह से हम एक्सप्रेस करते हैं वो तो हमने समझ लिया। बट अगर सपोज अभी इस वेक्टर का जो है लेंथ, जो है लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ जो है वो 5 मीटर है सपोज, या चलो 5 सेंटीमीटर है। तो इस वेक्टर का जो लेंथ है वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है मॉड ऑफ ए बार, याद रखो ठीक से। व्हेन वी से मॉड ऑफ ए बार इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, मीन्स द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर इज गोइंग टू बी 5, रिमेंबर। एंड इवन तो ये जो वेक्टर है सपोज, इसका अगर लेंथ मान लो 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर एट द सेम टाइम, then we can say symbolically that mod of b bar is going to be actually equal to 12 सेंटीमीटर simply। तो mod का मतलब क्या हुआ, simply the magnitude of that vector which is going to be simply the length of that vector। तो उसका जो लेंथ है टोटल, वही यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड बनता है वेक्टर का। इवन यहाँ पे अगर वेक्टर जो है वो ऐसे अगर रिप्रेजेंट किया हुआ है एंड पॉइंट्स के फॉर्म में, और उसका अगर लेंथ मान लो 8 सेंटीमीटर है, नो डाउट वी कैन ऑल्सो एक्सप्रेस दिस एज अ मॉड। तो उसको हमको बोलना पड़ेगा मॉड ऑफ ए बी बार is going to be actually equal to 8 centimeter, like this। तो this can be used for the representation of the magnitude of a vector। देखो ठीक से, अभी अगर सपोज हमारे पास कोई भी एक वेक्टर है, तो ये वेक्टर्स ओके। सो कोई भी वेक्टर जो है, कोई एवरी फिजिकल क्वांटिटी, यानी वेक्टर क्वांटिटी
can be represented by a vector. Okay, so now we'll see the types of vectors. तो अलग अलग types जो होते हैं vectors के, तो वो हम देख सकते हैं अभी यहाँ पे. What are the types of vectors? So सबसे पहला जो आता है तो वो है unit vector. What do you mean by this unit vector? Unit vector is a vector whose magnitude is 1. मतलब ऐसा एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो. देखो ठीक से ये जिनका लेंथ 1 होना चाहिए, बस वही एक्सपेक्टेशन है, उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर. तो कौन सी भी डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन इट शुड बी ऑफ मैग्नीट्यूड 1 सेंटीमीटर. द लेंथ ऑफ दैट वेक्टर शुड बी 1 सेंटीमीटर. एंड ऑलवेज रिमेंबर यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज डिनोटेड बाय द कैप, लाइक दिस. इसको यूनिट वेक्टर को हम हमेशा ऐसे ऊपर में कैप से डिनोट करते हैं. जैसे इसको हम बोल सकते हैं, दिस इज एक्चुअली p cap, no doubt. This can be written as q cap. Here it can be written as r cap. This can be written as s cap and so on like that. तो ये जो सिंगल लेटर्स है वो हम यूज कर रहे हैं, लेकिन इनको हम यूज करने के टाइम ऊपर कैप दे रहे हैं. तो कैप का मतलब ही क्या होता है? इट्स अ यूनिट वेक्टर, रिमेंबर. तो कोई भी वेक्टर जो है वो हम कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं उसके लिए, लेकिन ऊपर में ऐसे कैप देना पड़ेगा. तो जैसे हम ये कैप देते हैं तो उसका मतलब होगा वो यूनिट वेक्टर है. ठीक है. दूसरा दूसरा जो है उसका टाइप वो है नल वेक्टर. रिमेंबर, नल वेक्टर, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज द जीरो वेक्टर. रिमेंबर, व्हाट डू यू मीन बाय दिस जीरो वेक्टर? इज द वेक्टर whose magnitude is zero is actually called as the zero vector. So see, if suppose we have a vector like this, suppose एक वेक्टर हमारे पास है, ठीक है, तो उसको हम a बार या b बार या c बार ऐसे नाम दे सकते हैं, नो डाउट. चलो ठीक है, इसको हमने a बार बोल दिया. लेकिन अभी ये सोचो कि अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है, वो मैग्नीट्यूड हम समझ सकते हैं कितना है. तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर मतलब इसका लेंथ. तो लेंथ उसका अगर मान लो कि 5 मीटर है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है. तो यू कैन से दैट द 5 सेंटीमीटर इज गोइंग टू बी द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर. ओके, इफ सपोज वी डिक्रीज द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर स्लाइटली, तो अगर इस वेक्टर का जो लेंथ है वो अगर हम थोड़ा डिक्रीज करेंगे, तो अभी हो सकता है कि इस वेक्टर का जो लेंथ है वो बन गया 2 सेंटीमीटर, नो डाउट. So the length of this vector is now 2 centimeter. Okay. If suppose we decrease the length of this vector still further, अगर इस वेक्टर का लेंथ अगर हम और थोड़ा डिक्रीज करते हैं, देखो ठीक से, और डिक्रीज 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 अगर करते जाते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि जब ये वेक्टर का जो लेंथ है वो गायब हो जाएगा, कंप्लीट जीरो हो जाएगा. When this happens, then we can call it as a null vector and it is denoted by O bar. Remember, O bar. O is the special symbol which is represented for this vector which is having zero magnitude. तो जीरो मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर माना ही जीरो वेक्टर, जिसको ही हम नल वेक्टर बोल सकते हैं. एंड नल वेक्टर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट. एक पॉइंट से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. देखो ये पॉइंट हो गया, दिस इज द नल वेक्टर. And this null vector is always expressed as a special symbol that is O bar. Remember, O is the special symbol, special letter which is used only for null vector, not for any other one. इवन अगर हम सपोज बोलते हैं कि अगर सपोज एक वेक्टर है जिसका एंड पॉइंट ए है और उसका दूसरा एंड पॉइंट भी ए ही है, तो उसको हम ए बार भी लिख सकते हैं. देखो लिख सकते ए बार इन टर्म्स ऑफ द एंड पॉइंट्स. तो अगर ए बार लिखते हैं तो इसका मतलब वो ऐसा वेक्टर हो गया जो स्टार्ट करता है ए से और एंड करता है ए पे ही. तो इसका मतलब ये ए बार माना ही ओ बार हो गया. That is only the null vector or zero vector we can say. So zero vector and unit vectors. These are the first two categories of the vectors. Next we can see the vectors. तीसरा जो कैटेगरी उसका है वो आ जाता है collinear vectors. Remember, what do you mean by this collinear vectors? अब देखो ठीक से, collinear is just a broad concept which includes two categories. The vectors which are along a line are called as collinear vectors, but they can be either parallel or maybe anti-parallel. देखो ठीक से, तो पैरेलल और एंटी पैरेलल. जैसे अगर सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वेक्टर्स है, जो एक वेक्टर इस तरफ है और ये एक वेक्टर ऐसा है, और ये दोनों का
मैग्नीट्यूड भले कम ज़्यादा हो सकता है, देखो ठीक से मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा दिख रहा है, we can call this as a bar and this will be called as a b bar. Okay, तो अभी यहाँ पे a bar and b bar, what can we say? A bar and b bar are parallel vectors. And remember, when we say that the two vectors are parallel, then we express this symbolically like this. तो symbolically इसको हम ऐसा लिखते हैं, a bar is parallel to b bar. देखो ठीक से ये ये सिंबल से ही हमको पता चल रहा है कि वो पैरेलल है, नो डाउट. बट whenever the two vectors are anti parallel, what do you mean by this anti parallel? Means if suppose one vector is like this and suppose another vector is just like this, now again these two vectors are along the same line but their directions are opposite. If we say that this vector is a bar and this vector is represented by as b bar, then we can say that this a bar is anti-parallel to b bar, and a bar is anti-parallel to b bar can be written symbolically like this. A bar is anti-parallel. देखो ठीक से एंटी पैरेलल का ये मतलब होता है, ये सिंबल है एंटी पैरेलल का. जैसे हम ये सिंबल देखते हैं तो उसका सीधा मतलब बनता है कि दे आर एंटी पैरेलल, मींस दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शंस, बट द मैग्नीट्यूड्स नीड नॉट टू बी द सेम. मैग्नीट्यूड्स अलग अलग भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, but directions are just opposite, then we can say that they are anti-parallel vectors. And when the directions are same, magnitudes need not to be the same, then they are called as the parallel vectors, no doubt. तो ये अच्छी तरह से याद रखो. इसके बाद आ जाता है इक्वल वेक्टर्स एंड नेगेटिव वेक्टर्स. ये भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, याद रखो ठीक से, नेगेटिव वेक्टर्स. ओके, देखो ठीक से, नेगेटिव वेक्टर. अभी सबसे पहली बात हम देखेंगे कि व्हाट आर इक्वल वेक्टर्स. इक्वल वेक्टर्स मतलब क्या? द वेक्टर्स whose magnitudes are same and at the same time directions are also same are called as the equal vectors. Remember, तो देखो ठीक से, जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होता है तो उनको इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं. सपोज एक वेक्टर ऐसा है, ये देखो ये एक वेक्टर है और दूसरा एक वेक्टर है जो बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन का है. दिख रहा है ठीक से? ये देखो मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है. इफ वी से दिस वेक्टर इज p bar and this is a vector like q bar, then what can we say about p bar and q bar? We can say that p bar is equal to q bar. तो ये इक्वल टू साइन कभी हमको रखना है जब दो वेक्टर्स ऐसे हो जो मैग्नीट्यूड भी उनका सेम है और डायरेक्शन भी सेम है. देखो सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम होने से काम नहीं चलेगा. अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है ऐसे, मान लो कि एक वेक्टर इस तरफ है और एक वेक्टर इस तरफ है और अब ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये भी 5 मीटर लंबा है और ये भी 5 मीटर लंबा है, बिल्कुल. तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है. वी कैन नॉट से दैट दिस वेक्टर इज सेम एज दिस वेक्टर. इफ वी से दैट दिस इज आर बार एंड दिस इज सपोज एस बार, देन आर बार वी हैव टू से दैट इट इज नॉट इक्वल टू एस बार. रिमेंबर, तो आर बार और एस बार इक्वल वेक्टर्स नहीं बोल सकते हैं क्योंकि उनका डायरेक्शन सेम नहीं है. तो डायरेक्शन सेम होना बहुत जरूरी है. मैग्नीट्यूड का सेम होना तो जरूरी है ही, एट द सेम टाइम डायरेक्शन का भी सेम होना जरूरी है. अच्छा, अभी वेक्टर्स में नेगेटिव वेक्टर्स किसको बोलते हैं? देखो ठीक से, नेगेटिव वेक्टर्स मतलब क्या? इफ सपोज वी हैव अ वेक्टर which is directed in this direction here, which will be denoted by p bar. सपोज ये हमारा p bar है, ठीक है. अभी हमारे पास और एक वेक्टर है जो इस डायरेक्शन में है और उसका मैग्नीट्यूड एग्जैक्ट सेम है. देखो ठीक से, directions are opposite but the magnitudes are exactly same as it is. And if we can call this as q bar, then what can we say about p bar and q bar? That p bar is a minus of, मतलब negative of q bar, ऐसा हम बोल सकते हैं. और even we can say that this q bar is actually negative of p bar, ऐसा भी बोला जा सकता है. बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें. बोथ ऑफ these vectors, this one and this one, are just negatives of each other. तो अब यहाँ पे एक बात समझ में आती है हमको वेक्टर्स में कि वेक्टर्स के अंदर नेगेटिव होना ये एक रिलेटिव कंसेप्ट है. रिलेटिव,
this p bar is said to be negative with respect to q bar, and q bar is said to be negative with respect to p bar. तो वेक्टर्स के अंदर नंबर्स के जैसा ऐसा नहीं है कि कोई वेक्टर जो है वो हमेशा नेगेटिव हो या हमेशा पॉजिटिव हो, ऐसा नहीं है। याद रखो ठीक से, वेक्टर्स के अंदर पॉजिटिव वेक्टर्स नेगेटिव वेक्टर्स ऐसा नहीं होता है। नेगेटिव वेक्टर जब हम बोलते हैं तो सबसे पहले सवाल पैदा होता है कि दिस वेक्टर इज नेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, ये हमको अच्छी तरह से समझना है। अगर सपोज हम बोलते हैं कि दिस वेक्टर इज नेगेटिव वेक्टर, मतलब दिस वेक्टर इज माइनस पी बार, तो पी बार किधर है, तो वो हमको समझना है कि पी बार जरूर ऐसा होगा, तब जाके इसको हम माइनस पी बार बोल सकते हैं। इफ दिस इज सेड एज पी बार, देन दिस कैन बी सेड एज माइनस पी बार। अगर हमारे पास पी बार ही नहीं है तो हम इसको माइनस पी बार नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो याद रखो ठीक से, जब भी हमको किसी वेक्टर को नेगेटिव वेक्टर बोलना है तो वो कंपेरेटिव कंसेप्ट है। कंपेरेटिवली हमको ऐसा एक वेक्टर हमको दिखाना होगा कि जो उसका डायरेक्शन में उल्टा है और मैग्नीट्यूड में सेम है, तो उसी वेक्टर को हम नेगेटिव वेक्टर बोल सकते हैं। याद रखो ठीक से, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव वेक्टर्स, रिमेंबर। ओके, सो व्हाट आर इक्वल वेक्टर्स? The two vectors whose directions are equal, directions are same, and magnitudes are also same, then they are called as equal vectors. Negative vectors, the two vectors whose magnitudes are the same but directions are just opposite to each other, then they are called as negative vectors. What are parallel vectors? The two vectors whose magnitude need not to be same but directions must be same, then they are called as parallel vectors. What are anti-parallel vectors? The two vectors whose magnitude need not to be same but the directions must be opposite exactly, then they are called as anti-parallel vectors. And parallel and anti-parallel combined together are called as collinear vectors. Remember, collinear vectors मतलब ही तो जो पैरेलल होते हैं और जो एंटी पैरेलल होते हैं, तो उनको इन जनरल हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर बोलते हैं। तो इसका मतलब अगर दो वेक्टर्स पैरेलल है तभी भी उसको हम कोलिनियर बोल सकते हैं, और अगर कोई दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल है तो उसको भी हम बिल्कुल कोलिनियर बोल सकते हैं। तो कोलिनियर इज मोर ब्रॉड कंसेप्ट देन पैरेलल और एंटी पैरेलल। तो कोलिनियर का सीधा मतलब यही होता है कि द टू वेक्टर्स आर अलोंग द सेम लाइन, तो आइदर लाइक दिस और लाइक दिस। So both of them, in both of these conditions, we can say that they are collinear vectors. Remember, okay. Apart from that, we have two categories more. तो देखो ठीक से, ये आ जाता है कोप्लेनर वेक्टर्स। देखो ठीक से, इसको हमको अच्छी तरह समझना है। अच्छा, ऑब्वियसली जैसे हम कोलिनियर वेक्टर्स समझ लेते हैं, तो नॉन कोलिनियर का मतलब क्या हुआ, समझा ठीक से? देखो ठीक से, अगर हम बोलते हैं नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, व्हाट मीन बाय दैट? नॉन कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब ये दोनों इंक्लूड करके है ना, तो इसलिए फिर नॉन कोलिनियर का मतलब क्या होगा? जो कोलिनियर नहीं है। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर हियर, दे आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, दे आर नॉट अलोंग द सेम लाइन, and that's why they will be called as the non-collinear vectors. So non-collinear vectors are those which are not collinear. जो collinear नहीं है उनको बोलेंगे non-collinear, बिल्कुल। उसके बाद आ जाता है कोप्लेनर वेक्टर्स। देखो ठीक से, व्हाट डू यू मीन बाय दिस कोप्लेनर वेक्टर्स? तो कोप्लेनर वेक्टर्स मींस द वेक्टर्स व्हिच आर इन द सेम प्लेन, दे आर कॉल्ड एज कोप्लेनर वेक्टर्स। अब इसमें देखो ठीक से, और दूसरा होता है नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है ना, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं। जैसे अगर सपोज हम इस बोर्ड के अंदर तीन वेक्टर्स अगर ड्रॉ करते हैं, एक इस तरफ, एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो ये तीनों को हम क्या बोल सकते हैं? दे आर कोप्लेनर वेक्टर्स, नो डाउट, बिकॉज ऑल ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स लाई इन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन में, मतलब ये बोर्ड के प्लेन में वो लाई करते हैं, इसलिए इन तीनों को हम क्या बोल रहे हैं? कोप्लेनर वेक्टर्स। ओके, बट ऑन द अदर हैंड, इफ सपोज वी हैव अ थ्री डायमेंशनल फिगर लाइक दिस, तो अगर सपोज हमारे पास एक थ्री डायमेंशनल वेक्टर्स का सिस्टम है जिसमें एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, सपोज, देखो ठीक से,
Yes, one vector is along the x-axis here. The second vector is just along the y-axis, which are perpendicular to each other, and the third one is just like outwards from this. तो देखो यहाँ से ये इस तरफ है, देखो ठीक से। अब ये तीनों वेक्टर्स जो है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, देख सकते हो ठीक से। ये दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल है, और इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल है, देख सकते हो ठीक से। इट्स अ थ्री डायमेंशनल कंसेप्ट, जस्ट लाइक अ कॉर्नर ऑफ अ वॉल, कॉर्नर ऑफ अ गो डाउन। तो कोई भी एक हॉल का जो कॉर्नर होता है, तो उसको हम देख सकते हैं आराम से। उसका जो थ्री डायमेंशनल व्यू अगर हम देखेंगे ठीक से, थ्री डायमेंशन में अगर देखेंगे, तो उसका एक एज ऊपर की तरफ रहता है, दूसरा एज इस तरफ रहता है, और तीसरा एज इस तरफ रहता है, और वो तीनों एक दूसरे को मिलते हैं राइट एंगल्स पे। जस्ट लाइक सी हियर, इफ सपोज वी हैव, ये देखो ऐसे, यहाँ पे तुम यहाँ ये देख सकते हो, ये तीन फिंगर्स देख रहे हो, ठीक है। तो इसमें ये फोर फिंगर, ये मिडिल फिंगर, और ये जो है वो हमारा थंब। तो ये तीनों जो है एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो इन तीनों को हम क्या बोलेंगे, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स बोलेंगे, नॉन कोप्लेनर। बट इफ सपोज ऑल दीज थ्री कम इनटू द सेम प्लेन लाइक दिस, अगर ये जो है ये तीन वेक्टर्स कैसे है अभी, they are coplanar, no doubt, because all of them will contain a single plane। ये तीनों जो है वो एक ही प्लेन में आ रहे हैं, इसलिए इन तीनों को हम क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स, नो डाउट। लेकिन अगर एक भी वेक्टर ऐसा कर दिया तो वो एक्चुअली नॉन कोप्लेनर हो गया, तो इनको बोलते हैं नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। समझ में आया ठीक से। So these are the different types of vectors, and this is the basic concept of vectors which we have seen today। सो नेक्स्ट टाइम, कल के लेक्चर में हम इसके आगे के जो कंसेप्ट है वो हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, एंड वेक्टर प्रोडक्ट, एंड ऑल द डिटेल्स विल बी सीन इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो जस्ट वी विल फिनिश दिस लेक्चर हियर। अच्छा, किसको कुछ बात करनी है? ठीक है, 5 बजे आपका इंटरेक्शन सेशन है, अटेंड दैट interaction session। Deepak sir will take over that. Okay, thank you. Thank you, sir.